कि जब मैं झोपड़े बचाने गई तो मुझ पे केस बनाया गया। ये है जीता जागता सबूत। कहाँ गए थे वो नेता जो बरसाती मेंढक बन के अब चुनाव में आए हैं? आए, चुनाव लड़े, लेकिन सेवा का भाव रखे। तिजारत करके आप सोचेंगे कि आएंगे, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और कुर्सी पे बैठ जाएंगे और अवाम को नजरअंदाज करेंगे, तो ये कदापि मालोनी की अवाम नहीं बर्दाश्त करेगी। मालोनी को सच्चा सेवक चाहिए। 48 वार्ड से मालवानी से रिजवाना खान हमारा कैंडिडेट है और बहुत ताकत से इलेक्शन लड़ेगी। मुंबई का पहला कैंडिडेट रिजवाना खान है, क्योंकि रिजवाना खान का काम सबसे ज्यादा आगे है और बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं बहुत टाइम से। माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML की जानिब से मुंबई की सियासत में एक अहम पेशरफ्त देखने को मिल रही है। मलाड मालोनी वार्ड नंबर 48 से मोहतरमा रिजवाना ईसा खान को बाज़ाब्ता तौर पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का उम्मीदवार नामजद कर दिया गया है। इस अहम ऐलान की तफसीलात इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी जनाब CH अब्दुल रहमान ने मीडिया कॉन्फ्रेंस के जरिए सहाफ़ियों के साथ शेयर की। मीडिया से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि रिजवाना खान एक डायनामिक, बासलाहियत और अवामी मसाइल से बखूबी वक़्फ़ियत रखने वाली समाजी शख्सियत है, जो कि मालोनी की आवाम की आवाज़ बनकर इनके हुकूक़ के लिए हर सतह पर बेहतरीन जद्दोजहद करेंगे। इस मौके पर रिजवाना खान ने भी कहा कि वो मालोनी की आवाम की खिदमत को अपना मिशन समझते हैं और अवामी भरोसे पर पूरा उतरते हुए तालीम, सेहत, सफाई, बुनियादी सहूलियात और नौजवानों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर न सिर्फ उठाएंगे बल्कि इसे सॉल्व भी करेंगे। इस मौके पर जनाब अब्दुल रहमान ने कहा कि मैं मालोनी के अवाम के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ और इनके हुकूक़ की जद्दोजहद पूरी ताकत के साथ आगे भी जारी रखेंगे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से BMC इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में इस उम्मीदवार के ऐलान को एक मजबूत सियासी कदम करार दिया जा रहा है, जिससे मुकामी सियासत में नई तवन्नाई देखने को मिल रही है। आइए देखते हैं इस खुसूस में चंद मनाजिर और जानते हैं मुकम्मल तफसीलात। पेश है महाराष्ट्र मुंबई से नुमाइंदा रिपोर्टर अब्दुल समद शेख की एशियन टीवी न्यूज चैनल के लिए ये खास रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख, आप देख रहे हैं 24S न्यूज एशियन टीवी न्यूज। आज मैं आया हूं मुस्लिम लीग IUML की पहली कैंडिडेट घोषित हुई है रिजवाना ईसा खान जी। आज की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं और हमारे बीच महाराष्ट्र के मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी CH अब्दुल रहमान जी भी यहाँ मौजूद है और उन्होंने A फॉर्म दिया, B फॉर्म दिया और पहली मुस्लिम लीग की कैंडिडेट मुंबई में घोषित हुई है वार्ड नंबर 48 से। तो आइए हम बात करते हैं रिजवाना ईसा खान जी से और CH अब्दुल रहमान जी से। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कैमरा में साथ आपके साथ अब्दुल समद शेख, मुंबई। रहमान सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का क्या मकसद है, उसके बारे में बताइए। IUML कितनी सीटों से लड़ेगी, उसके बारे में बताइए। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन से मतलब जुड़ी हुई है और IUML जैसा पहला भी कर चुका है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है। IUML मुंबई में और महाराष्ट्र में जितना भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं और वहाँ पर हमें नौजवान पढ़े लिखे जो बेरोज तरीके से कम्युनिटी के और समाज के काम करने को तैयार हैं, वैसे लोगों को हम लोग जो है इलेक्शन के रणनीति में उतारेंगे। और अभी मैं फिलहाल मालवानी रिजवाना खान के ऑफिस में हूँ और आपके माध्यम से यहाँ के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा 48 वार्ड से मालवानी से रिजवाना खान हमारा कैंडिडेट है और बहुत ताकत से इलेक्शन लड़ेगी। मुंबई में पहली कैंडिडेट रिजवाना खान को आप घोषित कर रहे हैं? जी, मुंबई का पहला कैंडिडेट रिजवाना खान है, क्योंकि रिजवाना खान का काम सबसे ज्यादा आगे है और बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं बहुत टाइम से। मालोनी में कितनी सीटों पे मुस्लिम लीग पोटी कर दे रहे हैं आप? हमारे पास जो है मालवनी से रिक्वेस्ट बहुत आए हैं, हम लोग स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करके जो सही कैंडिडेट है उसका जो है पैनल हमारा सिलेक्शन करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग डिक्लेयर करेंगे। इट विल टेक टाइम। क्या आज आप A फॉर्म B फॉर्म देने वाले हैं? जी, A फॉर्म B फॉर्म इनका ऑलरेडी मैं लाया हूँ
आज रिजवाना खान के लिए इंशाल्लाह, और बहुत जल्दी टाइम फिक्स करके इस नॉमिनेशन फाइल होगा। हमारे नेशनल लीडर्स भी इसमें शायद इंशाल्लाह शामिल होंगे। तो ये कब तक फॉर्म भरा जाएगा हमारे मालोनी मलाड से रिजवाना खान जी का? 29 का भी हम लोगों ने 29 तारीख का जो है डेट फिक्स किया है। 29 तारीख बहुत मजबूती से जो है रैली के हिसाब से जो है लेकर नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। हमारे नेशनल लीडर्स भी शायद उसमें होने का पूरा संकेत है इंशाल्लाह। इतनी सारी पार्टियां हैं रहमान सर, आप पूछना चाह रहे हैं कि इतनी सारी पार्टियां अभी किसी ने भी डिक्लेयर नहीं किया है। ऐसा हमको लग रहा है कि IUML पार्टी फर्स्ट टाइम डिक्लेयर कर रही है, जो कि रिजवाना ईशा खान को आगे बढ़ाने के लिए। जी, अपने अपनी मतलब मर्जी से लोग कर रहा है। बहुत सारे जो है आप सोशल मीडिया में देखेंगे तो बहुत सारे लोगों का नाम घूम रहा है, प्रत्याशी का नाम घूम रहा है, किसी किसी का जो है किसी मिलने का ये भी फॉर्म, उसका कुछ मतलब नहीं है। मतलब इलेक्शन में कौन से मुद्दों को लेकर के आप मैदान में जाएंगे, फील्ड में जाएंगे? आज के अगर हालात देख के तो इलेक्शन का मुद्दों का कोई कमी नहीं है, मुद्दा ही मुद्दा है, लेकिन लोगों को उस तरीके से मुद्दे के ऊपर लड़ना चाहिए। मतलब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर अभी इलेक्शन का हकीकत में जो मुद्दा है, लोगों का जो मुद्दा है, लोगों को जो मसला है, उसके ऊपर बातें नहीं होती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम होती है। कुछ भी मुद्दा जो है, बहुत सारे मुद्दे हैं, नेशनल लेवल पर भी है और जमीनी तौर पर भी है। सबसे बड़ा ये जो है बलदियाती मतलब इलेक्शन है, यहाँ पर एकदम बेसिक है, वो भी मतलब बहुत सारे मुद्दे हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, रोड है, गटर है, पानी है, सब। लेकिन उस पर जो है अभी देख रहा है कि कुछ भी होता है तो मुद्दा हिंदू मुस्लिम पर चले जाता है, या तो फिर जो है धर्म के ऊपर चले जाता है, अलग अलग मुद्दे के ऊपर बातें होती है। लेकिन हकीकी में जो मुद्दा है वो मुद्दे के ऊपर कुछ बात नहीं होता है। तो मध्य से मैं यहाँ के लोगों को बताना चाहता है कि मुस्लिम लीग को मौका दीजिए। मुस्लिम लीग यहाँ पर बहुत मजबूत है, कमजोर कुछ लोगों ने कर दिया। अगर मुस्लिम लीग यहाँ पर पूरी ताकत से अगर बन के आती है, वो मतलब मौका मिलता है मुस्लिम लीग को, तो मुस्लिम लीग वो केरला का जो अंदाज में यहाँ पर काम करना चाहता है, लोगों का भलाबुद्धि के लिए, एजुकेशन, हर मौजू पर मुस्लिम लीग उतरना चाहते हैं। भूख हड़ताल किया IUML पार्टी में जब से आप आई है, और वो सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, उसके बारे में देखिए, जिस दिन से मैंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में झंडा थामा है, उस दिन से मैं एक दिन भी नहीं बैठी हूँ। मुस्लिम लीग का झंडा लेके मैं हर घर गई हूँ और लोगों की समस्याओं का समाधान करने का काम की हूँ। कहीं भूख हड़ताल की हूँ, कहीं मोर्चे की हूँ, कहीं धरना की हूँ। ये तो आपके मीडिया के माध्यम से मैंने लोगों तक भी पहुंचाई है बात। कितनी भूख हड़ताल की आपने, देखिए, सक्सेस हुई या नहीं हुई? देखिए, कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती। सक्सेस की बात यह है कि जब कोई आवाज नहीं उठा रहा था मालवनी के अंदर, तो उस वक्त जब नशे का कारोबार इतना बढ़ रहा था, जब हब बन गया था, तो दिसंबर के महीने में हमने यहाँ पर बैठ के 5 मेरी बहनें मेरे साथ बैठी थी और हमने भूख हड़ताल की थी और पुलिस प्रशासन से मांग की थी कि यहाँ पर ड्रग्स का व्यापार खत्म होना चाहिए। 2 दिन भूख हड़ताल होने के बाद DCP और ACP ने आके हमें भूख हड़ताल को खत्म किया और ये वादा किया कि जो नशे का कारोबार करे उन्हें हम सलाखों के पीछे भेजेंगे, आप ये भूख हड़ताल खत्म कीजिए। उसके हमने सवाल ये कि आपने कितनी भूख हड़ताल की और साथ ही साथ सक्सेस कितनी हुई? सक्सेस तो ये कहना, अभी तो हम फिलहाल संवैधानिक तरीके से आवाज उठा रहे। सक्सेस करना ऐसी बहरी गूंगी सरकार से लड़ने के लिए हमें ऐवानों में जाना पड़ेगा, इसीलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं मुस्लिम लीग के माध्यम से। आज हम यहाँ पर रोड पे आवाज उठा रहे संवैधानिक मुताबिक, लेकिन ये बहरी गूंगी सरकार नहीं सुन रही है। तो इंशाल्लाह आने वाले समय में अल्लाह आपने भूख हड़ताल में कहा था कि जब तक काम नहीं होगा आप भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। जी हाँ, मैंने कहा था। जब एवरशाइन का रोड रोका गया था, हमारे मालूम की लाखों की बाइकें वहां से गुजर बसर करती थी, तो वहां पे हमने जब 6 दिन भूख हड़ताल हुई तो मस्जिद के हमारे जिम्मेदार और हमारे समाज के भाई और हमारे मुस्लिम लीग के लीडरान आके मुझे ये कहा कि आप उठ जाइए, क्योंकि मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मेरा ECG लेवल भी बहुत खराब था, मेरा BP लो हो गया था, शुगर डाउन हो गया था, कंडीशन, मेरी मेडिकल कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। उसके बाद सभी ने आके मुझे भूख हड़ताल खत्म की, क्योंकि ये बहरी गूंगी सरकार सुनने वाली नहीं थी, ये रोड खुलने वाला नहीं था, इसीलिए मुझे उठाया गया। और आगे से आपको बता दूं कि उसके मेरे भूख हड़ताल उठने के बाद फौरन ही डिसीजन आया कि जो वन विभाग के लिए कोर्ट में रुकाया गया था, वो पेपर भी आज मेरे पास मौजूद है। मेरी वार्ड ऑफिसर से बात हुई, उन्होंने मुझे बिठा के बताया कि आपकी भूख हड़ताल सक्सेस हुई मैडम, आपने जो मेहनत की वो कामयाब हो गई। जनता भी ऐसा मानती है कि जब आपको मतलब आपकी तबीयत खराब होना था और आपको भूख हड़ताल खत्म करना था, तो आप भूख हड़ताल करना ही क्यों था आपको?
देखिए, एक बात मैं कहना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से, ऐसा करना ही था, ऐसा क्यों कोई नहीं पूछा है, लेकिन एक कोशिश करना बहुत जरूरी है। अगर आवाम परेशान है, आवाम के लिए कोई आवाज ना उठाए तो फिर क्या मतलब हमारा सियासत करके? हम जो सियासत करें तो सेवा के लिए कर रहे हैं। अगर कहीं जुल्म हो रहा है तो उसके लिए हमें आवाज उठाना बहुत जरूरी है, तो हमने आवाज उठाई। अब आवाज कहाँ तक पहुँच रही है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, आने वाले टाइम पे जनता भी बताएगी। रिजवाना जी, एक से एक बड़े और एक से एक बड़ी पार्टियों के नेता और आप वो बहुत पैसे वाले लोग हैं, कैसा क्या लगता है कि आप उनके सामने टिक पाएंगे? देखिए, मैं तो कहना चाहती हूँ कि आह्वान कर संविधान जो हमारा इजाजत देता है लोकतंत्र को मजबूत करने का, सेवा करने का, लोगों का वोट लेना, चुनाव लड़ना, सेवा करना, ये भाव से लोग आए। और मैं आह्वान करती हूँ और 48 में लोग आए। मैं तो कहती हूँ कि आप से लड़े। देखो, नसीब है, सेवा का भाव जिसका होगा उसको जनता चुन के लाएगी। मैं तो एक आह्वान कर इंशाल्लाह लोग आए। और रही कही बात आपने धुरंधर की, तो धुरंधर पिक्चर की जो आपने बात कही, तो धुरंधर भी आ जाए और रहमान डकैत भी आ जाए, सबको फिर हम देखेंगे इंशाल्लाह, सभी आने। रिजवाना जी, जैसे कि आपको यहाँ पे जैसे सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि अभी आप पहली महिला है और सारे के सारे अभी जेंट्स है, कोई महिला अभी आगे नहीं आई हुई है, तो आप कैसे इस झुंड में आप कैसे चल पाएंगी? देखिए, ये झुंड में तो अभी चुनाव प्रचार में जब 4 तारीख से प्रचार शुरू होगा तो आपको खुद नजर आ जाएगा, क्योंकि ये झुंड जो चलेगा और जब एक महिला चलेगी, और आपको ये बता दूं कि मैं 15 तारीख से चप्पल छोड़ी हूँ, तो मैं सेवा करना चाहती हूँ, मैं लोगों के दर्द को सहना चाहती हूँ, लोगों का दर्द दिल में लेना चाहती हूँ। जब दर्द लूंगी, सहूंगी, तब जाके उनकी मसाइल हल कर पाऊंगी। तो बस मुस्लिम लीग के तहत झंडा उठाई तो इंशाल्लाह अल्लाह जरूर मुझे कामयाबी देगा। लोगों के दर्द को समझ के लोगों का सच्चा सेवक बनने का कोशिश कर रही हूँ इंशाल्लाह। सूत्रों के हिसाब से एक मालूम पड़ा है कि बहुत सारे लोगों को हाईजेक किया जाएगा, जैसे कि आप खड़े हो सकता है आपको भी हाईजेक किया जाए, पैसों के बल पे आपको भी लालच दिया जाए, तो क्या आप आईयूएमएल पार्टी को धोखा देंगी? अरे एक बात बता दो, डर के डराने वाले, मर गए मारने वाले। सबसे पहले तो ये कहूंगी, कोई जो बिकता होगा वो बिकेगा और जो कोई खरीदार होगा वो खरीदेगा। लेकिन यहाँ पे 24 घंटा हम आवाम की खिदमत में बैठे हैं। साल के 365 दिन इस शटर को खुला रखा है हमने बिना चुनाव लड़े भी लोगों की सेवा की है। तो जो बिकता होगा वो बिकेगा और जो खरीदार होगा वो खरीदेगा। तो ये कहना चाहती हूँ, अभी चुनाव है, फिलहाल लोगों की सेवा के लिए उतरे, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उतरे। खरीदार तो आएंगे और बिकने वाले बिक जाएंगे। बड़ी पार्टियां जो है वो डांस करेंगी, आप क्या करेंगे? देखिए, हम अपने काम के बल पे वोट मांगेंगे। आवाम को ये सोचना है सच्चा सेवक कौन हो सकता है। अब ये वक्त आ गया है कि बॉस आ गया, भाई आ गया, ये आ गया, ये शोर शराबे से आवाम हो चुकी है परेशान। क्योंकि ये मेरी मालोनी का आवाम इनोसेंट है, हमेशा किसी को मोहब्बत से और वोटों से नवाजती तो वो बहुत कुछ बन जाते। लेकिन यही मेरी मालोनी की आवाम आज तक गंदगी में, तकलीफों में, रोड की समस्या में परेशान है। ना उनको गंदगी से सुरक्षा मिली, कोई भी सुविधा मालवनी के आवाम को नहीं दिया जा रहा। यहाँ के लोकल नेता है जो वो के मलाल मस्ती कर रहे हैं, लेकिन मालवनी की हस्ती को कोई देखने वाला नहीं है। आज आपको बता दूं कि रातोड़ी टूटा, बुलडोजर चला तो भी कोई नहीं गया वहां पर। मैं ये कहना चाहती हूँ, आवाम हर दर्द को सह रही है। अब आने वाले वक्त में इंशाल्लाह 48 में कोई दर्द नहीं सहेगी। आने वाले वक्त में 48 माशाल्लाह बहुत अच्छा चमकेगा। इतने साल से सोशल वर्क कर रही हैं, क्या लगता है ये लोगों को आप वोट में तब्दील कर पाएंगे? इंशाल्लाह मेरा रब चाहेगा, अल्लाह चाहेगा तो जरूर लोग तब्दील करेंगे। क्योंकि लोगों को मेहनत करने वाला सेवक चाहिए, ना ही कि हाथ दिखा के बॉस बन के चले जाने वाला नेता चाहिए। तो मैं यही कहूंगी कि लोग आएंगे, बहुत कुछ वर्गल आएंगे, लेकिन लोग बहुत समझदार है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई मोबाइल में इंसान देख रहा है कि कौन हमारा सच्चा सेवक है। मैं आवाम से और एक चीज कहना चाहती हूँ, 48 की आवाम से, कि आपका दरवाजा कोई खटखटाएगा तो उनसे सवाल जरूर पूछना कि आप 6 महीने पहले हमसे हमारे लिए क्या किया, आपने 2 महीने पहले हमारे लिए क्या किए, गए 2 महीने पहले आपने क्या किए, गए 6 महीने पहले क्या किए, गए 1 साल पहले आपके हमारे बीच में आए थे। ये सारे सवाल पूछना, अपने नेता को सोचना, टटोलना और उसके बाद अपना वोट देना। क्योंकि हमारा वोट कोई खैरात नहीं है, आपको सोच समझ के सही सेवक को नहीं देना। मैं हर वीडियो में कह रही हूँ लोगों को कि आप अपने वोटों का सही इस्तेमाल करें। हमारी जिंदगी का 5 साल का आप जिम्मेदारी किसी को दे रहे हैं तो वो सच्चा सेवक बन सकता है या नहीं बन सकता। जो बन सकता है उसको जरूर अपना वोट दीजिए, बस मैं यही कहूँ। एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ कि जैसे रातोड़ी के झोपड़े, अभी आपने कहा था कि आपने कई मोर्चे लिए, कई धरने लिए, उसका मैं सवाल मीडिया को कहना चाहती हूँ। ये देखिए, ये रसीद है। अब भी मैं बोरीवली फोर्ट से आ रही हूँ और मैं जामीन करते हुए आ रही हूँ, क्योंकि जब मैं झोपड़े बचाने गई तो मुझ पे केस बनाया गया। ये है जीता जागता सबूत। कहाँ गए थे वो नेता जो बरसाती मेंढक बन के अब चुनाव में आए हैं? आए, चुनाव लड़े,
लेकिन सेवा का भाव रखें। तिजारत करके आप सोचेंगे कि आएंगे करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और कुर्सी पे बैठ जाएंगे और अवाम को नजरअंदाज करेंगे, तो ये कदापि मालोनी की अवाम नहीं बर्दाश्त करेगी। मालोनी को सच्चा सेवक चाहिए। ये जीती जाती सबूत है। आज की तारीख देख लीजिए आप, 24 तारीख 12वां महीना, आप नजदीक से देखिए। मैं अब भी बेल भर के आ रही हूँ, ये मेरी अवाम के लिए मैं दुख उठा रही हूँ। तो मेरी अवाम जरूर ये साथ देगी कि सच्चा सेवक चाहिए 48 की अवाम को। रातौड़ी में झोपड़े टूट रहे थे तो यहाँ का विधायक ऑफिस में बैठ के वीडियो बना रहे थे, लेकिन वहां पे इतने जो चुनाव में अभी उतरे हैं मैदान में, तो वो सब कहाँ थे? मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, वो कहाँ थे? हम तो अवाम के बीच में थे, वो कहाँ थे? अगर उन्होंने काम किया था, सच्चे सेवक है, तो आइए हमारा सामना कीजिए, हमें बताइए कि अगर हमने काम नहीं किया, आपने क्या काम किया, आप बताइए। जितने भी लोग आए मुझसे सवाल करना चाहते हैं। ये सच्चा सेवक है और ये सच्चाई है यहाँ पे। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।